नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरोगेसी नियमन विधेयक 2016 को अपनी मंजूरी दे दी और इस तरह जो कारोबार हो रहा था, कोख का कारोबार हो रहा था पूरे देश में, उस पर पूर्ण प्रतिबंध का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि अब बात जाएगी संसद में और वहां इस पर कानून बनेगा, बहस होगी, कानून बनेगा। कहने का मतलब ये कि भारत में जिस प्रकार से ये किराए की कोख का धंधा फल फूल रहा था, उसमें ऐसी बेसहारा, मासूम, गरीब, पीड़ित महिलाओं को उसका शिकार बनाया जा रहा था जो धन के लालच में इस तरह का काम कर रही थी। बहुत से देश हैं जिन पर इस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है और भारत अब उन्हीं देशों की पंक्ति में खड़े होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या है ये सरोगेसी बिल और क्या कुछ इसमें महत्वपूर्ण है, इसी पर बात करेंगे। दो मेहमान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। आइए पहले उनका परिचय हम आपसे कराएं। हमारे साथ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी बैठी हैं, जो कि DG हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से आती हैं। आपका स्वागत है और बहुत आपने योगदान दिया है, भूमिका निभाई है इस कानून को लिखने में। हमारे साथ डॉक्टर नीता सिंह मौजूद हैं, जो कि प्रोफेसर हैं, सीनियर कंसल्टेंट IVF सेंटर एम्स से आप आती हैं। आपका स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सौम्या, आपसे ये बताइए कि कितना बड़ा ये कानून बनने जा रहा है, जिसमें कोख का जो ये कारोबार, धंधा फल फूल रहा था देश में, दुनिया में कहा जाता था कि भारत जो है उसकी कैपिटल बन रहा है, किस प्रकार से रोक लगा पाने में सक्षम होगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने जी। तो इसमें इसलिए सोच हुई थी कि जो पिछले 10-12 साल में ये सरोगेसी इतना कमर्शलाइज हो चुका था, जैसे आप कह रहे हैं, ये कोक का धंधा एक बन गया था, जिसमें लोग हर एक देश से आ रहे थे, विदेश से आके हमारे देश में आके सरोगेसी करा के जा रहे थे। और इसमें ये पाया गया था कि इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। कुछ उदाहरण मैं बताती हूँ। जैसे बाहर से अगर कोई कपल आता था यहाँ पे सरोगेसी कराने के लिए जी, और अगर वो बच्चा पैदा हो गया जो किसी तरह से डिफॉर्म्ड था, फिजिकली या मेंटली डिफॉर्म्ड, या उनके पसंद का नहीं था, या जुड़वे बच्चे पैदा हो गए, तो वो लोग बच्चे को छोड़ के चले जाते थे। या ऐसा भी केस हुआ है जहाँ वहाँ उनका डाइवोर्स हो गया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, 9 महीने में, तो उन्होंने कहा हमें बच्चा नहीं चाहिए और हम चले गए, और ये बेचारी माँ रह गई बच्चे के साथ, और उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं किया था, कोई उसका प्रोटेक्शन नहीं था जिससे उसकी देखभाल हो या उस बच्चे का देखभाल हो। तो एक तरह से वो अनाथ बच्चा यहाँ पे रह गया। इससे अलावा जो ये महिलाएं हैं, एक धंधे की तरह कर रही हैं, तो हैं तो हमारी बहुत गरीब और अनपढ़ महिलाएं जो इसके लिए आगे आ रही हैं, क्योंकि उनको जो भी पैसे मिलते हैं वो उनके लिए बहुत काफ़ी ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए वो करते हैं उसके लिए। बट उनको ये नहीं समझ आती कि उनके स्वास्थ्य के लिए या उनके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए या उनके परिवार पे क्या इससे असर पड़ सकता है। तो ये सब पूरी समस्या को देखते हुए मंत्रालय ने ये निश्चित किया कि ज़रूर ये एक सरोगेसी रेगुलेशन बिल लाना चाहिए। और हमने काफ़ी देशों के कानून देखे। 2-3 देश के अलावा बाकी सब देशों में, दुनिया में कमर्शियल सरोगेसी नहीं अलाउ करी जाती। सिर्फ रशिया, यूक्रेन, ऐसे 1-2 जगह में अभी भी कमर्शियल सरोगेसी होती है। बाकी सब देशों में अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी होती है, जो अपने आप जान पहचान के लोग या क्लोज रिलेटिव्स या फ्रेंड्स आके वो मदद करते हैं लोगों की जी। तो इसको देखते हुए हमने भी ऐसा कानून बनाया है जिससे सिर्फ अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अब अलाउ किया जाएगा, और जो ये कमर्शलाइज्ड सरोगेसी था वो उसे बंद करने की बिल्कुल बंद कर किया जाएगा जी। डॉक्टर नीता सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर नीता, ये बताइए कि आप किस प्रकार से देख रही हैं, क्योंकि अक्सर कई बार जैसे निसंतान दंपत्ति होते हैं और उनकी चाह होती है कि वो एक बच्चे को करें, लेकिन आजकल उसके लिए बहुत सारे दूसरे विकल्प भी उनके पास मौजूद हैं, पर सरोगेसी का जो ये विकल्प था, इसे आप किस प्रकार से देखती हैं और आपको क्या लगता है कि इस नए कानून से किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? पहले भी जब बिफोर दिस बिल वाज एग्जिस्टिंग, I would say that still because of the commercial surrogacy being so expensive, पहले भी जो बहुत एफ्लुएंट कपल्स थे वही अफोर्ड कर पा रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि अगर कमर्शियल सरोगेसी अलाउड था तो इट वाज अवेलेबल टू एवरीवन। सही कह रहे हैं आप। सो इट वाज द फाइट बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, एंड वी वर ट्राइंग टू जस्टिफाई commercial surrogacy by saying that we are trying to help our poor women, so which I would think that was not justified and correct. There are other means by which we should encourage our
poor women to help rather than renting their womb and justifying the commercial surrogacy. जी डॉक्टर नीता, इस समय ये जानना भी शायद सही होगा कि आखिर वो महिलाएं जो इस प्रकार से सरोगेसी के माध्यम से ये काम कर रही थी, उनकी सेहत के लिए भी तो ये कितना बड़ा एक नुकसान, कितना बड़ा खतरा था जिसे वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो इग्नोरेंट है, वो नहीं जानती। आप हमें कैसे समझा सकती हैं इस चीज को? Actually, that is partly correct and partly not correct, because when the clinic recruit a surrogate for carrying a gestation, they normally are supposed to do a complete health checkup of that woman, whether she is completely fit to carry the baby or not. And secondly, the husband and wife, they have to give a informed consent to the commissioning couple and to the clinic that they are mentally, physically fit to carry the baby. But having said that, जो जिस तरह के कपल सामने आते हैं टू बिकम सरोगेट, वो इस प्रोसेस के कॉम्प्लिकेशन को समझते ही नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी कैरी करना इज नॉट वन डे अफेयर. शी हैज टू कैरी द बेबी फॉर 9 months. शी हैज टू डिलीवर दैट बेबी एंड देन शी हैज टू डिटैच हरसेल्फ फ्रॉम दैट बेबी to be adopted to a set of new parents. So which was a quite emotionally traumatizing experience for many women, and we were not considering all these aspects. जी डॉक्टर सौम्या, जिस तरह से कह रही हैं कि जो महिला है वो क्योंकि इग्नोरेंट है, उसे मालूम ही नहीं है कि क्या कुछ खतरे वो झेलेगी, ये बताइए कि किस प्रकार के नियम हैं, और क्या आपको लग रहा है कि नियम कड़े हैं जिससे ये एक डेटरेंट की तरह स्थापित हो जाएगा? आपको ऐसा लगता है? अब जो नियम बनेंगे वो तो बड़े कड़े बनेंगे. अभी तक तो कोई नियम थे ही नहीं, तो इसलिए बड़ा अनरेगुलेटेड हो गया था और $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुका था इंडिया में. तो अब जो हम नियम बनाएंगे, जब ये बिल अब तो आगे पार्लियामेंट में, संसद में जाएगा, उसके ऊपर थोड़ी और बहस होगी, डिस्कशन होगा, और जब वो बिल पास हो जाएगा उसके फिर कानून बनेंगे. पर अभी जो हमने कंडीशंस रखे हैं ये हैं कि जो कमिश्निंग पेरेंट्स हैं जो कराना चाहते हैं, उनकी एज बताई गई है कि जो महिला होगी वो 23 और 50 साल के बीच में होगी, और जो उनके पति होंगे वो 26 और 55 साल के बीच में होंगे, और जो सरोगेट मदर बनना चाह रही हैं वो उनकी क्लोज रिलेटिव होंगी और 25 और 35 साल के बीच में होंगी, और उनको एक बच्चा होना चाहिए, उनका एक बच्चा होना चाहिए. और मतलब ये कि कवारी लड़की जो है, कवारी लड़की नहीं, शादीशुदा लड़की मतलब नहीं है आप, तो आप सरोगेट मदर नहीं बन सकते हैं. आपकी शादी हो जानी हो चाहिए और एक बच्चा भी होना चाहिए, ताकि आपकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो फुलफिल हो चुकी हो, और ज़िंदगी में एक ही बार वो सरोगेसी के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं. और सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली जाएगी, और इसके स्वास्थ्य के लिए जो सरोगेट मदर है और उसके बच्चे के लिए पूरी तरह से सब इंतज़ाम किया जाएगा. और एक पैटर्निटी सर्टिफिकेट भी मैजिस्ट्रेट के कोर्ट से मिलेगा, पेरेंटल सर्टिफिकेट, जिससे ये बिल्कुल बाद में जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के नहीं भाग सकते हैं जो पेरेंट्स कमीशन कराते हैं. जैसे भी बच्चा पैदा हो, जिस सेक्स का हो, अगर उसको कोई डिफॉर्मिटी भी हो, बाय चांस कोई रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन या फिजिकल डिफॉर्मिटी हो, या और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, जैसे उनका अगर खुद बच्चा पैदा होता उसको कैसे वो लेते, उसी तरह से इस बच्चे को लेना पड़ेगा. तो उसमें एक कोर्ट का ऑर्डर होगा और उसकी सारी राइट्स गारंटी करी हुई हैं बच्चे की, कि जैसे अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड होगा उसी तरह से सारी राइट्स उस बच्चे को भी मिलेंगी. जी डॉक्टर साहब, कई बार इस तरह की चीज़ों में काफ़ी सारे स्टिग्मास भी होते हैं, जैसे कि अब जो नए जो कानून बनेगा उसमें जो कंडीशंस, जिस तरह की बात अभी डॉक्टर साहब कर रही है, जो इन्होंने रखा है, उसमें ये भी है कि आप क्लोज जो रिलेटिव्स हैं आपके, वही आपके लिए सरोगेट मदर बन सकती हैं. तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में इस तरह से संभव है कि बिल्कुल क्लोज रिलेशन में जाके कोई व्यक्ति इसके लिए तैयार होगा कि नहीं होगा? ये भी तो इश्यूज है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस तरह के विकल्पों के साथ लोगों को कई सारे स्टिग्मास भी जुड़े हुए होते हैं. जब हमारे देश में रेगुलेशन बनेगा, कानून बनेगा, तो लोगों को अवेयरनेस भी होगी, और अगर नीड होगी तो लोग सामने आएंगे हेल्प करने के लिए. हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हम एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी ही करते हैं, और फैमिली मेम्बर्स ही साथ में सामने आते हैं, सिस्टर है, भाभी है, वो काम आते हैं और वॉलंटियर करते हैं कि डॉक्टर साहब हम सरोगेट बनना चाहते हैं जी. तो इसको हम इनकरेज करेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग आगे आएंगे जी. डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे आपने सरोगेसी का जो विकल्प है उसे खत्म कर दिया, उन लोगों के लिए खत्म कर दिया जो निसंतान दंपत्ति. क्या आपको लगता है कि इस तर्क में कुछ दम है?
नहीं, मुझे नहीं लगता ये एब्सोल्युटली। मे बी जो हम फॉरेनर्स को बैन कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड मूव। सो मेनी कंट्रीज हैड ऑलरेडी बैंड it and they all were looking at India and we used to say that rent a womb, go to India. So that is not acceptable for our women. And what I say that अगर आपने ये रेगुलेशन बनाया तो सरोगेट वुमेन के लिए या कपल्स हु सीक सरोगेसी उसके लिए आपने कोई हिंड्रेंस पैदा करी, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। इट मे बी समटाइम्स डिफिकल्ट टू फाइंड अ फैमिली मेम्बर जो वॉलंटियर करे कि हमें सरोगेट, बट देन वी कैन शुड एनकरेज एडॉप्शन इन दोस केसेस। हमारे देश में इतने सारे अनाथ बच्चे हैं और इनफर्टिलिटी कोई बीमारी नहीं है, इट्स अ सोशल स्टिग्मा, it's a social problem. So if we educate our couples that you should adopt a child if a surrogacy, you're not able to arrange a surrogate, I think that would obviously change a lot in this field. हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि अगर आप सरोगेसी नहीं करवा सकते तो आप अडॉप्ट क्यों नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ी बात है और उसका भी विकल्प सबके सामने होता है और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। बातचीत हमारी जारी रहेगी, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। अखिलेश जी ने कामधेनु डेयरी योजना भी शुरू की, जिसमें डेयरी खोलने के लिए किसानों को 33 लाख तक का लोन दिया गया। इस योजना से राज्य का किसान और संपन्न हुआ, कमाई के नए रास्ते खुले। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पेश है नए युग का नया महिंद्रा यूवो। इसकी टेक्नोलॉजी खोलती है संभावनाओं के नए दरवाजे। इसका पावरफुल इंजन करे ऐसी जमीन पे भी ज्यादा काम जो पहले कभी नहीं हुआ। 15 गियर यानी अब हर काम होगा जल्दी। आधुनिक हाइड्रोलिक्स यानी हर बार 100% सटीक काम। तो आगे बढ़ने के लिए नई टेक्नोलॉजी अपनाइए। महिंद्रा यूवो, ज्यादा जल्दी बेहतर। फिर तो मैंने उसकी धुलाई की ना, सारी इकड़ी निकाल दी। मैंने अपना उस्तरा निकाला, कर दिया, कहला भाई 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 प्लीज मेरी रैगिंग मत करो, मेरी रैगिंग मत करो। राहुल क्या राहुल सुसाइड कर लिया और उसने है? रैगिंग आपकी ज़िंदगी के वो हसीन पल छीन सकता है जो आपने और आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सोचा है। आपकी ज़िंदगी और करियर आपके हाथ में है। स्टॉप रैगिंग। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सरोगेसी नियमन बिल 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है और आज इसी बारे में हम बात करें किस प्रकार से नकेल लगाएगा ये उस कारोबार पर जो कि देश में फल फूल रहा था, जिसे किराए की कोख का कारोबार का नाम दिया गया है। दो मेहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर सौम्या और डॉक्टर नीता सिंह जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर सौम्या, एक बात और जो कि बनती है यहाँ पर पूछनी, वो ये कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो सिंगल पेरेंट थे उनको आपने इससे अलग क्यों रखा? क्यों, क्या वो पेरेंटहुड को नहीं अपना सकते? सरोगेसी के माध्यम से उनके पास एक विकल्प था। क्या आपको लगता है कि इस दिशा में शायद इस पर सोच विचार आगे होगा कि सिंगल पेरेंट जो हैं वो भी सरोगेसी के माध्यम से अपना एक बच्चा हासिल कर सकें?
इसके ऊपर चर्चा ज़रूर आगे होगी और सारे स्टेक होल्डर्स से व्यूज़ लिए जाएंगे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में और संसद में भी काफ़ी चर्चा होगी इस पे। बट अभी हमारी तो ये सोच थी कि एक बच्चे को अगर हम जन्म दे रहे हैं तो उसके लिए एक फैमिली होनी चाहिए, उसके पेरेंट्स होने चाहिए, माँ बाप दोनों होने चाहिए और यही एक आइडियल फैमिली है बच्चे को बढ़ाने के लिए। और पर हमारे देश में अब सिंगल पेरेंट्स को अडॉप्शन तो अलाउ किया गया है, तो ये ऑप्शन तो है। एक सिंगल वुमन अगर करना चाहती है जी बच्चा और वो वैसे फिट है तो वो अपने आप एक बच्चे को पैदा कर सकती है, वो ऑप्शन भी है उसके पास। नहीं तो गोद ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। और एक सिंगल आदमी अगर करना चाहे तो उसके लिए भी अब अडॉप्शन का पाथ खुला है। और जैसे आप पहले कह रहे थे, मैं भी सोचती हूँ कि हमारे समाज में ये अडॉप्शन का जो एटीट्यूड है उसको उसमें काफ़ी बदलाव बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि इतने बच्चे हमारे देश में अनाथ आश्रम में जी हैं। अगर उनको एक फैमिली दी जाए, उनको एक लाइफ दिया जाए तो वो एक बहुत ही सुंदर और अच्छी बात होगी जी। तो इस तरह के ऑप्शंस हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबको सरोगेसी से ही बच्चा कराना है जी। डॉक्टर साहब एक बात और है, वो ये कि केयर करने की मतलब न सिर्फ जबकि वो 9 महीने प्रेग्नेंट है बल्कि उसके बाद भी केयर की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है इस नए प्रावधान में इस तरफ ध्यान दिया गया है जिससे जो कि और मददगार करेगा उन माओं की जो कि बच्चे को जन्म दे रही हैं? हाँ, जो नया हमारा सरोगेसी बिल अभी पास हुआ है तो उस बिल में ये प्रोविज़न है कि पोस्ट डिलीवरी 3 मंथ्स तक जो डिलीवर्ड वुमेन है उसकी केयर, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट एंड इफ देयर इज एनी कॉम्प्लिकेशन तो जो कमिश्निंग पेरेंट्स हैं वो उनको लुक आफ्टर करेंगे। सो वो उनको लेफ्ट अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है कि अब उनका काम पूरा हो गया, बच्चा हो गया और वो बच्चे को लेके चले जाएं। तो ये बहुत ही अच्छी जी। डॉक्टर साहब इसमें एक बात ये है कि अब जो भी सरोगेट मदर होगी उसको पैसे आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो इलाज का खर्च है और जो तमाम खर्च होता है जाहिर है वो तो उसमें उसका प्रावधान होगा ही। हाँ, सब खर्च का प्रावधान होगा। इनफैक्ट एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकालनी पड़ेगी मदर के लिए जिसमें उसकी सारी एक्सपेंसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कवर हो जाएंगी, उसके जितने भी मेडिकल नीड्स हैं और 3 महीने पोस्ट डिलीवरी तक उसके सारे जो नीड्स हैं और उसका जो डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए भी पैसे वो दे सकते हैं। बट कोई ऐसे इंड्यूसमेंट की तरह उसको नहीं दे सकते हैं पैसे। अच्छा, इसमें ट्रांजैक्शंस नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसमें बोर्ड भी बनाए की व्यवस्था की गई है कि राज्यों के नेशनल बोर्ड और नेशनल बोर्ड भी होगा। तो उसका इन बोर्ड्स का क्या काम होगा और ये किस प्रकार से अपने काम को अंजाम देंगे? एक नेशनल बोर्ड बनेगा जिसमें स्वास्थ्य मंत्री उसके चेयरपर्सन रहेंगे और जो सेक्रेटरी विभाग के हैं वो वाइस चेयरपर्सन रहेंगे। इसमें 3 संसद की महिला सदस्य रहेंगे और 10 प्रोमिनेंट एक्सपर्ट्स मेडिकल प्रोफेशन से, फिर लीगल डिपार्टमेंट, WCD डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। इस तरह से वो 23 मेंबर बोर्ड बनेगा। तो वो जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा और एक ऊपर से एक ख्याल रखेगा कि क्या हो रहा है इसमें। और अगर कोई कंप्लेन करना चाहता है तो बोर्ड को कंप्लेन कर सकते हैं। तो इसी तरह से राज्य में हर राज्य में और यूनियन टेरिटरी में एक बोर्ड बनेगा जिसमें स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन रहेंगे और इसी तरह से उसमें प्रोमिनेंट मेंबर्स वगैरह रहेंगे, MLAs रहेंगे, NGOs, विमेंस ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। तो उनका यही होगा कि नियम बनाना और उसको मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना। और अगर कोई आर्बिट्रेशन करनी हो, कोई कंप्लेन करना चाहता है किसी इंडिविजुअल के बारे में या किसी क्लिनिक के बारे में, उनको कंप्लेन कर सकता है। और अगर टाइम से टाइम नियम को बदलने हैं, उनको कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं तो वो भी कर जी। डॉक्टर साहब, कुछ लोग इसको मेडिकल टूरिज्म से जोड़कर देखते हैं। लोग कहते हैं कि साहब मेडिकल टूरिज्म जो है उसके तहत लोग आते थे और आपका मेडिकल टूरिज्म पड़ता था। ये वाली जो बात है इसको आप कैसे देखती हैं? मतलब लेकिन इस तरह की बातें की जा रही हैं। मुझे नहीं लगता। मेडिकल टूरिज्म इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड। इतने सारे एवेन्यूज़ हैं अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आना चाहता है रादर देन जस्ट फॉर सरोगेसी। बहुत सारी और चीज़ों के लिए अगर आए तो हम लोगों को ज़्यादा गर्व होगा बजाय इसके कि हम एक अपनी गरीब महिलाओं के लिए रेंट अ वूम का कारोबार हम रन करते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कुछ है जो आप कह रही हैं। जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। और एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं और ब्रेक के बाद करेंगे कि किस प्रकार की चुनौतियाँ इस बिल के सामने अभी भविष्य में आनी बाकी हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद
पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सोन परी चांद दुलारे, नहीं पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दूध पिए रोज रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा दस्त। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध समझी। अरे वाह। बच्चे की सलामती, अच्छी सेहत और मस्तिष्क के पूर्ण विकास के लिए स्तनपान बहुत ही जरूरी है। आइए हम सब मिलकर अपने बच्चों को एक बेहतरीन शुरुआत दें। स्तनपान के लिए पूर्ण सहयोग दें। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। अखिलेश जी जानते हैं कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या है सही भाव पर अपनी फसल को बेचना। इसे समझते हुए हर 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब बनाए गए, जहां किसान अपनी फसल सही दाम पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सरोगेसी बिल पर आज हम बातचीत करें। 2 मेहमान हमारे साथ हैं, फाइनल कमेंट्स लेने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नीता सिंह, सबसे पहले आपसे, जो क्लिनिक्स बहुत सारे फल फूल रहे थे और अब तो ये है कि इसमें आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, आपको क्या लगता है कितना बड़ा एक कुठाराघात इस तरह के क्लिनिक्स पर पड़ेगा इस बिल के अस्तित्व में आने के बाद? एक्चुअली आई वुड नॉट से कुठाराघात, बिकॉज जो भी क्लिनिक सरोगेसी करते हैं वो उनके पास और भी फैसिलिटीज़ होती हैं, IVF की, असिस्टेड रिप्रोडक्शन की, तो वो और काम तो अपना कर ही सकते हैं। इट इज़ जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। सो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर सरोगेसी में कुछ बैन लगेगा या कोई रेगुलेशन होगा तो उससे उनकी बाकी गतिविधियों पर कोई फर्क पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। और बहुत सारे एडवांसमेंट्स हो रहे हैं साइंस में, तो वो सब अडॉप्ट करे जा सकते हैं। डॉक्टर सौम्या, चलते चलते फाइनल कमेंट्स में आप क्या कहेंगे, कितनी बड़ी चुनौतियां अभी आगे इस बिल के रास्ते में आएंगी, खासतौर से इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, इसके पास होने को लेकर? देखिए, अगला इसका ये बिल अब संसद में जाएगा और वहाँ पे चर्चा होगी, वहाँ पे बहस होगी, एंड आई एम श्योर कि सब स्टेक होल्डर्स की जो व्यूज़ हैं वो सुनी जाएंगी। उसके बाद जब बिल पास हो जाएगा उसके फिर नियम बनेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, और एक नेशनल बोर्ड बनेगा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को नोटिफाई करेगा, और स्टेट बोर्ड्स बनेंगे, और उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो इस पे काम हम अभी से शुरू कर देंगे, और जितनी जल्दी ये संसद से निकल जाता है उतनी जल्दी हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इसको। तो आपको लगता है कि महिला सुधारों की दिशा में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा जब ये अस्तित्व में आ जाएगा? बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं? मेरे बहुत सारे कुलीग्स मेरी ओपिनियन से हो सकता है नाखुश हों, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सही है। काफ़ी हद तक सही है। और इसके साथ हम ये कार्यक्रम यहीं खत्म करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अब संसद के पटल पर जब आगामी सत्र में इस विधेयक को रखा जाएगा तो वहाँ पर इस पर बहस होगी, चर्चा होगी और ये पास होगा, और निश्चित तौर पर महिला सुधारों की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम होगा इस बिल का पास होना। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।